अच्छा जी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है आज अल्काइंस के बारे में। लास्ट टाइम हमने अल्केन अल्कीन कर लिए, दोनों टॉपिक्स हो चुके हैं वो। और आज हमने करना है जी अल्काइन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में अल्काइन की प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है। तो प्रिपरेशन में आपने जितने भी एलिमिनेशन वाले मेथड्स हैं ना, वो सारे एलिमिनेशन वाले मेथड सिलेबस में इंक्लूडेड है प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम विसिनल डाई हलाइड। बेटा अपना माइक ऑफ करो। ये ले लिया लेट से मैंने कि एक विसिनल डाई हलाइड, और इसकी करवानी है डी हाइड्रोहेलोजनेशन। अब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी निकालना है, और हेलोजन भी रिमूव करवाना है आपने। और कल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा के हटाऊँ, उस बात को मत भूलिएगा कि कहीं पे भी आपने हाइड्रोजन भी रिमूव करवाना हो, हेलोजन भी रिमूव करवाना हो, तो ये बात फिक्स होती है कि आप हमेशा ही यूज़ करेंगे अल्कोहलिक NaOH या फिर अल्कोहलिक KOH। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और अब चूंकि आपने बनाने हैं अल्काइंस, जो अल्काइन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं? 2 पाई बॉन्ड्स। अगर आपने 2 पाई बॉन्ड्स बनवाने हैं तो NaOH भी 2 लें। कल हमने NaOH एक ही लिया था क्योंकि पाई बॉन्ड ही एक बनाना था। तो रिएक्शन का कुछ पैटर्न इस तरीके से चल रहा होगा कि एक सोडियम एक हैलोजन निकालेगी, दूसरी सोडियम दूसरा हैलोजन निकालेगी। कितने टोटल हैलोजन्स रिमूव हो जाएंगे? 2 सोडियम्स के जरिए। और बाकी जो 2 OH होंगे वो एक इसका हाइड्रोजन निकालेगी और एक इसका हाइड्रोजन, और 2 क्या माइनस हो जाएंगे? वाटर। दोबारा सुने। हुआ ये होगा कि सोडियम ने जुड़ना है X के साथ, OH ने जुड़ना है साथ वाली कार्बन के H के साथ। एक कार्बन का X निकलेगा, दूसरी कार्बन का H निकलेगा। कौन निकलवाएगा? सोडियम और OH। और इस दोनों कार्बन का पहले सिंगल बॉन्ड जो होगा वो जाएगा डबल में। फिर अगेन एक और भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो एक और सोडियम एक और X निकालेगा, OH एक इधर साइड का H निकालेगा, और दोनों कार्बन का जो डबल बॉन्ड होगा वो किस में चला जाएगा जी? ट्रिपल बॉन्ड में चला जाएगा। तो टोटल 2 सोडियम टोटल 2 X निकाल चुकी होंगी, और 2 OH 2 हाइड्रोजन्स निकाल चुके होंगे, और सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका होगा। और इस तरह आपको बने हुए मिलेंगे अल्काइंस। और बाय प्रोडक्ट के तौर पे 2 सोडियम हलाइड और 2 वाटर निकलेंगे। एक ये मेथड सिलेबस में इंक्लूडेड है। सेकंड मेथड है सिलेबस में कि टेट्रा हलाइड्स की, ये एक मैंने ले लिया टेट्रा हलाइड। टेट्रा हलाइड की करवाएं डी हेलोजनेशन। डी हेलोजनेशन का मतलब है सिर्फ हेलोजन्स रिमूव करवाने हैं। और कल ही पढ़ा के हटाऊं कि अगर आपने जस्ट हेलोजन्स रिमूव करवाने हैं तो आप यूज कर सकते हो ग्रुप 2A की मेटल्स या ग्रुप 2B की मेटल। ग्रुप 2B की मेटल लाइक आप जिंक यूज कर लो, या फिर आप ग्रुप 2A की मेटल मैग्नीशियम यूज कर लो। और सुनो रिएक्शन किस तरीके से होगा। अब जिंक जिंक की बाइंडिंग कैपेसिटी 2 होती है, तो जिंक कितने हेलोजन्स निकालेगी? 2 हेलोजन्स। और ये जी 2 हेलोजन्स निकाल के बना देगी जिंक हलाइड। 2 हेलोजन्स निकाल लिया। अच्छा, फिर जब 2 हेलोजन निकलेंगे सिंगल बॉन्ड तो चला जाएगा डबल बॉन्ड में। 2 हेलोजन्स जब निकलेंगे सिंगल बॉन्ड डबल में जाएगा। फिर अगर आप एक और जिंक ले लो, दूसरा जिंक भी फिर ये 2 हेलोजन निकालेगा, और 2 हेलोजन निकाल के इधर एक और क्या बनाएगा? जिंक हलाइड। तो टोटल कितने जिंक हलाइड माइनस होंगे? 2 जिंक हलाइड। एक जिंक पहले 2 हेलोजन निकालेगा, सिंगल डबल में जाएगा।
दूसरा जिंक दो और हैलोजन निकालेगा तो डबल किस में चला जाएगा, ट्रिपल में। और आपको ये टेट्रा हलाइड जो आपने ये लिया हुआ था, ये बेसिकली आपने लिया हुआ था टेट्रा हलाइड, तो ये टेट्रा हलाइड आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा अल्काइन में। ओके हो गया। तो ये दो मेथड्स हैं। अच्छा, तीसरा मेथड भी आप शामिल करोगे, ये एक और भी मेथड शामिल करोगे, कहीं इस पे एमसीक्यूज आ ही ना जाए। वैसे प्रीवियस भी जब हम एमडी कैट के सिलेबस उठा के देखे ना, इस तीसरे मेथड का जिक्र नहीं होता था, लेकिन एमसीक्यूज में ये चल रहा होता था मेथड, एमसीक्यूज में इसका कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा होता था। तो सुने, ये मेथड होता था जी कॉल्ब्स मेथड। हालांकि कॉल्ब्स मेथड अल्केन की प्रिपरेशन में भी होता है, अल्कीन की प्रिपरेशन में भी होता है, और अल्काइन की प्रिपरेशन में भी होता है। मेथड तीनों प्रिपरेशन में सेम तरीके से ऑपरेट करता है। तो सुने मेथड क्या होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। और इसे बोलते हैं जी हम, इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा इसे बोल रहे होते हैं डी कार्बोक्सिलेशन का मेथड, डी कार्बोक्सिलेशन का मेथड। सुने, इसे इलेक्ट्रोलिसिस और डी कार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, पहले इलेक्ट्रोलिसिस देख लें। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें आपने एक एनोड लगाया हुआ होता है, दूसरा कैथोड। बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा जाहिर है वो एनोड होगा, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो कैथोड होगा। ये जी कैथोड होता है, उसमें ये एनोड होता है आपके पास। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट में इसे डिप किया हुआ होगा, इधर इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ होगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है जी एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो सुने, सॉल्ट कौन सा होता है, अब गौर से बात समझिएगा इसको। इधर हम यूज करते हैं अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, जो कि होता है सोडियम मैलेट। एक एसिड होता है हमारे पास, याद रखिएगा, उसे बोलते हैं मैलिक एसिड। बेंजीन वाले चैप्टर में उसकी प्रिपरेशन भी बढ़ाऊंगा। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड में इधर हाइड्रोजन होता है, इधर भी हाइड्रोजन होता है। उन दोनों हाइड्रोजन को अगर मेटल से रिप्लेस कर दो तो वो सॉल्ट बन जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि एसिड के हाइड्रोजन अगर मेटल से रिप्लेस कर दें तो सॉल्ट बन जाते हैं। ये सोडियम मैलेट सॉल्ट होता है, मैलिक एसिड का सोडियम मैलेट सॉल्ट होता है। और इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का इसे बोलते हैं सॉल्ट, सॉल्ट बोलते हैं। अब इस सॉल्ट को मिक्स किया हुआ होता है, सॉल्ट को मिक्स किया हुआ होता है वाटर में। ये वाटर का फर्स्ट मॉलिक्यूल और ये वाटर का सेकंड मॉलिक्यूल, तो इसे वाटर में मिक्स किया हुआ होता है। अब सुनना गौर से, रिएक्शन कैसे होता है। वाटर के ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन होते हैं, वाटर के ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जाते हैं इस एनोड के ऊपर, क्योंकि सॉरी कैथोड के ऊपर। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा और कैथोड पे क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन कैथोड पे जाते हैं और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कैथोड पे रिडक्शन होती है, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये एच पॉजिटिव आयन वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इन एच पॉजिटिव आयन के साथ कैथोड के आसपास घूम रहे होते हैं ओ एच नेगेटिव आयंस। तो वो ओ एच नेगेटिव आयंस इन सोडियम से जुड़ते हैं, वो एच नेगेटिव आयंस इन सोडियम से जुड़ते हैं और कैथोड के कंपार्टमेंट में ही NaOH बनाते हैं। तो फिर याद रखिएगा तरतीब के, कैथोड पे था नेगेटिव चार्ज पे गए सोडियम आइंस, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, सोडियम आइंस का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। ये सोडियम कैथोड पे जाते हैं, जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। फिर उसी कैथोड के कंपार्टमेंट में OH नेगेटिव आइंस होते हैं जो सोडियम आइंस से जुड़ते हैं और बनाते हैं NaOH। NaOH कितने बनते हैं, दो, क्योंकि दो सोडियम होती हैं, दो OH से जुड़ती हैं। तो कैथोड के कंपार्टमेंट में एमसीक्यूज में पूछेगा कैथोड के कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने कहना दो प्रोडक्ट होते हैं, एक हाइड्रोजन गैस, कोल्ब्स मेथड में एक हाइड्रोजन गैस कैथोड का प्रोडक्ट होती है और उसी कैथोड के कंपार्टमेंट में एक NaOH भी बन के मिल रहा होता है। फिर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लगा हुआ होता है एनोड, एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जाते हैं ये कार्बोक्साइल ग्रुप,
ये कार्बोक्साइल ग्रुप जाता है और जाके उधर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये नीचे वाला भी कार्बोक्साइल ग्रुप जाता है उधर जाके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्साइल ग्रुप इधर से रिमूव होता है ना, निकलता है, तो हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। कार्बोक्साइल ग्रुप सॉल्ट में से रिमूव हुआ है। और याद रखने, कार्बोक्साइल ग्रुप जब इधर से रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो एनोड पे जाके बनाता है, क्योंकि कार्बोक्साइल पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव, तो वहां पे जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जब कार्बोक्साइल अपना ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है ना, कार्बन से अपना ये बॉन्ड कार्बोक्साइल ब्रेक कर रहा होता है इस वाली कार्बन से, तो फिर ये कार्बन अपना डबल बॉन्ड किस में ट्रांसफर कर लेती है? ट्रिपल बॉन्ड में। ये कार्बन अपना बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रांसफर कर लेती है ट्रिपल में। क्यों ट्रांसफर कर लिया? क्योंकि इस कार्बन का साथ वाली कार्बन से बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का भी साथ वाली कार्बन से बॉन्ड टूटा, तो फिर ये दोनों बॉन्ड कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेती हैं और डबल को किस में ले जाती हैं? ट्रिपल में। और ये आपको बना हुआ मिला है अल्काइन। अल्काइन की फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर आपको मिला है एसिटाइलिन, जिसे इथाइन भी बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एनोड का ही प्रोडक्ट होता है। तो याद रखिएगा, कोल्स मेथड को किसका मेथड बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का। क्यों इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं सेल में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ये लिया हुआ होता है सॉल्ट, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम मैलेट, और उस सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ मिक्स किया हुआ होता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे कैथोड पे भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, एनोड पे भी दो, और एनोड पे हमारा मेन प्रोडक्ट जो अल्काइन बनाना चाह रहे होते हैं वो बनता है। और उसके साथ इसे डीकार्बोक्सिलेशन का मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है उसमें से कार्बोक्साइल ग्रुप रिमूव होता है। डी का मतलब रिमूव होता है, इस वजह से इसे डीकार्बोक्सिलेशन का मेथड भी बोल रहे होते हैं। और अब एमसीक्यूज की सेंस समझनी है जो कल मैं समझा रहा था। अच्छा, इस पे तो एमसीक्यूज अगर कॉल्स मेथड पे आए तो यही आ रहे होते हैं, एनोड के प्रोडक्ट बनाओ बताओ, कैथोड के प्रोडक्ट बताओ, सॉल्ट कौन सा यूज हो रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। इस तरह के जितने पॉइंट्स मैंने सामने लिखे हैं कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में ये पूछे जा रहे होंगे। बाकी ऊपर जो मैंने आपको रिएक्शंस लिख के दिए हैं, विसिनल डाइहलाइड से बनाना और टेट्राहलाइड से, ये तो जनरल रिएक्शन है, मैंने एक्स एक्स यूज किया हुआ है। लेट से वो आपको एमसीक्यूज लिख के देता है, लेट से वो आपको एमसीक्यूज लिख के देता है कि हमारे पास इधर रिएक्टेंट है 2233 2233 टेट्राक्लोरोपेंटेन। ये मैंने जो मालिक्यूल लिखा है इसे बोलते हैं 2233 टेट्राक्लोरो, 1 2 3 4 5 पेंटेन, टेट्राक्लोरोपेंटेन। अब वो कहेगा जी, आपको वो लिख देगा जी इसमें डाली गई है जिंक मेटल, वो बैलेंस करके अच्छा, एक और भी बात याद रखें, एमसीक्यूज में एग्जामिनर का काम नहीं होता आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दे, ये कभी उसका काम नहीं है। वो आपको पता लगना चाहिए कि अगर हम सर ने पढ़ाया था कि टेट्राहलाइड्स हैं, तो टेट्राहलाइड में 4 हैलोजन्स निकालने हैं, तो एक जिंक से तो नहीं निकलेंगे ना 4 हैलोजन। वो फिर हम अपनी सबसे कॉमन चीज जो कॉमन सेंस होती है वो यूज करेंगे कि एक जिंक निकालेगा 2 हैलोजन, बैलेंस करने के लिए खुद आप लिखेंगे, वो एग्जामिनर नहीं लिख के देगा। आप कहेंगे जी एक और जिंक भी होगा, एक और जिंक निकालेगा 2 और हैलोजन्स, और बनेंगे 2 जिंक क्लोराइड के मालिक्यूल्स। और जब पहले 2 हैलोजन से निकलेंगे ना जिंक की वजह से, तो सिंगल डबल में जाएगा, फिर दूसरे जो 2 क्लोरीन निकलेंगे तो डबल ट्रिपल में चला जाएगा, और इधर प्रोडक्ट बना हुआ मिलेगा 2 पेंटाइन, प्रोडक्ट बना हुआ मिलेगा 2 पेंटाइन। तो फिर वो एमसीक्यूज कैसे बनाएगा? आप सुनो, या तो वो दे देगा आपको जी ये प्रोडक्ट, वो कहेगा जी 2 पेंटाइन प्रोडक्ट बन चुका है, 2 पेंटाइन बन चुका है, तो बताओ इधर रिएक्टेंट कौन था? रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर वो आपको रिएक्टेंट दे देगा, कहेगा रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर भी दे सकता है, रिएक्टेंट का नाम भी दे सकता है। नाम दे तो स्ट्रक्चर खुद लिखना, नाम भी दे सकता है ना, नाम दे दे तो स्ट्रक्चर फिर खुद लिखना। आईयूपैक नोमेनक्लेचर्स आपको सारे खुद आने चाहिए, नाम लिखने खुद आने चाहिए। वो नाम दे देगा 2233 टेट्राक्लोरोपेंटेन है, तो बताओ उसमें जिंक मेटल है, तो बताओ अल्काइन कौन सा बनेगा? आप कहेंगे जी अल्काइन बनाए जी 2 पेंटाइन। तो एमसीक्यूज फॉरवर्ड का भी होता है, मतलब रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट पूछना, एमसीक्यूज रिवर्स का भी होता है, प्रोडक्ट दे के रिएक्टेंट पूछना। एमसीक्यूज कैटलिस्ट का मतलब कंडीशंस का भी होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे देगा और कहेगा ये जी बताओ इधर कैटलिस्ट कौन होगा, और नीचे बबल फिल करना होगा, 2 जिंक होंगे। तो एमसीक्यूज की उम्मीद है सेंस समझ आएगी कि एमसीक्यूज किस तरीके से वो बना के दे रहा होगा।
ये तो थी अल्काइंस की जी प्रिपरेशन। अल्काइंस की प्रिपरेशन के बाद आपने करने हैं जी रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन की प्रिपरेशन के बाद इसके आपने करने हैं रिएक्शंस। अब रिएक्शन में से ज्यादा चांसेस हैं एमसीक्यूज आने के, तो रिएक्शंस गौर से सुनना जी अल्काइंस के। ये लेट से मैंने कोई भी जनरल अल्काइन ले लिया, ये भी कोई जनरल मैंने अल्काइन ले लिया। अगर आप सबसे पहले इसकी करवाएं हाइड्रोजनेशन, तो आमतौर पे ये जो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस होते हैं ना, अनकंट्रोल होते हैं। जैसे ही आप हाइड्रोजन डालेंगे लेट से जिंक मेटल की मौजूदगी में और हीट प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और अल्काइन को कन्वर्ट करेगा अल्कीन में, अल्काइन को कन्वर्ट करेगा अल्कीन में। और हाइब्रिडाइजेशन sp कन्वर्ट होगी पहले sp2 में, इधर sp2 में। अब ये अनकंट्रोल हाइड्रोजनेशन होती हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होना रुकते नहीं है जब तक सारे पाई बॉन्ड तोड़ ना ले। तो एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये अल्कीन किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन फाइनली जाएगी sp3 में। तो sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 में और sp2 sp3 में, और sp3 मोर स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसलिए फ्लो यही चल रहा है। कोई आपसे पूछे ना ज्यादा स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp3, क्योंकि sp3 में ज्यादा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। ये तो हो गई हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हाइड्रोजनेशन के बाद आपने करना है जी हेलोजनेशन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। अब इसको भी गौर से समझना। अच्छा जी, हेलोजन आके ऐड हो गया एडजेसेंट कार्बन पे और पाई बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले बनेंगे विसिनल डाई हलाइड्स, ये बने विसिनल डाई हलाइड, इसे बोलेंगे 1,2 डाई हेलो अल्कीन। याद रखना ये होगा 1,2 डाई हेलो अल्कीन। और ये भी हेलोजनेशन भी अनकंट्रोल होती है, जब तक पाई बॉन्ड सारे तोड़ ना लेना ये रुक नहीं रही होती। तो एक और हेलोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक और पाई बॉन्ड टूटेगा और इधर बनेगा टेट्रा हेलो अल्केन। पहले बना था डाई हेलो अल्कीन, अब बना टेट्रा हेलो अल्केन। ये तो था रिएक्शन फॉरवर्ड को। अभी मैं इसका रिवर्स भी समझा के हटाऊं, आपको इसे टेट्रा को लेके जाना हो वापस अल्काइन में, तो गौर से सुनो। अभी मैंने पीछे समझाया कि आप इस टेट्रा में क्या डालें, जिंक। जिंक पहले दो हेलोजन निकालेगी और इस टेट्रा को डाई में लेके जाएगी, फिर एक और जिंक ये दो और हेलोजन निकालेगी और डाई को किस में ले जाएगी, अल्काइन में ले जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉरवर्ड भी पता होना चाहिए, जब आप कोई रिएक्शन पढ़ रहे हो फॉरवर्ड भी पता होना चाहिए, और उसका आपको रिवर्स भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये था डाई हेलो अल्कीन, और ये है टेट्रा टेट्रा हेलो अल्केन। अच्छा, उसके बाद आपने करना है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। ये एडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो सुनो, इस वक्त ये अल्काइन अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। और ये जो रीजेंटली है ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिव रूल फॉलो होगा और ये हेलोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की तादाद कम है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है। ठीक है जी, तो आपको बना हुआ मिलेगा विनाइल हलाइड में विनाइल ग्रुप, मैंने कल भी आपको बताया था, CH2 डबल बॉन्ड C, ये विनाइल ग्रुप होता है। अब विनाइल के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो आपको इधर बना हुआ मिलेगा विनाइल हलाइड। अब ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, रुकेगा थोड़ी, हाइड्रोजन हलाइड तो अंदर और भी घूम रहे होंगे बहुत सारे। तो अभी भी ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड वाली कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन इक्वल है, नहीं इक्वल। तो अभी भी ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, अल्कीन है। तो इसमें अनसिमेट्रिकल रीजेंट जब ऐड करोगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन जो है कम है, और पॉजिटिव पार्ट जो होगा एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ेगा, और अब आपको बने हुए मिलेंगे जेमिनल डाई हलाइड्स।
जेमिनल डाई हलाइड्स। तो आपके सिलेबस में याद रखना दो तरह के डाई हलाइड्स चलेंगे। एक तो विसिनल चलेंगे। कौन से वाले? विसिनल, जिसमें हेलोजन एटम एडजेसेंट साथ साथ वाली कार्बन पे होते हैं। जेमिनल वो होते हैं जिसमें हेलोजन, दोनों हेलोजन सेम ही कार्बन पे होते हैं, दोनों हेलोजन सेम ही कार्बन पे होते हैं। इसका बल्कि मैं एक एमसीक्यूज भी लिखता हूँ, एक एमसीक्यूज भी लिखता हूँ। वो आपको कहेगा जी प्रोपाइन है, और प्रोपाइन में करवाइए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं फिर से बताऊं, उसका काम ही नहीं था बैलेंस इक्वेशन लिखना। आपको याद होना चाहिए कि सर ने कहा था कि दो पाई बॉन्ड्स हैं, जब तक दोनों पाई बॉन्ड नहीं टूट जाते तब तक हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड होते रहेंगे। ठीक है, उसने ऊपर लिख दिया कि सोल्यूशन में हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो बहुत सारे होंगे भाई, एक मोल में में भी बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड होंगे। तो जरा मुझे बताओ इधर पहला प्रोडक्ट क्या बना हुआ मिलना चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड हो तो पहला प्रोडक्ट मिलना चाहिए CH3, सी क्लोरीन, डबल बॉन्ड CH2, मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे आके जुड़ा जहां पे हाइड्रोजन कम है। अब रिएक्शन रुकेगा तो नहीं, एक और हाइड्रोजन हैलाइड भी फौरन इसमें ऐड होगा, और आगे अगला प्रोडक्ट आपको बना हुआ मिलेगा। अभी भी ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, तो दूसरा नेगेटिव पार्ट भी उस कार्बन पे आके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन कम थे। और जो फाइनल और मेन प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको टू टू डाई क्लोरो डाई क्लोरो प्रोपेन। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ एमसीक्यूज में दिखाई देगा। एमसीक्यूज में हिंट के तौर पे याद रखो, अगर लिखा हो डाई क्लोरो डाई ब्रोमो और उसके शुरू में डिजिट सेम हो, मतलब कि दोनों हेलोजन सेम ही कार्बन पे जुड़े हुए हो, डिजिट सेम हो, 2 2 3 3 1 1, मतलब कि सेम ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो समझ जाइएगा वो जेमिनल डाइहलाइड है। और अगर दो हेलोजन अलग अलग पे हो ना, मिसाल के तौर पे पहला हेलोजन पहली कार्बन पे, दूसरा दूसरी कार्बन पे, तो 1 और 2 लिखा होता है, 1 2 डाइक्लोरो लिखा होता है। ठीक है, तो ये फर्क यूज हो रहा होता है एमसीक्यूज में। अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके बाद बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अब ये ना रिएक्शन गौर से समझ लेना, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन हम करवाने लगे हैं, मतलब वाटर की एडिशन करवाने लगे हैं, और कंडीशन वो लिखेगा, एरो के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड है, मरकरी का सल्फेट है, और 75 टेम्परेचर है। एरो पे ये कंडीशन आपको लिखी हुई दिखाई देंगी, तो आप समझ जाइएगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड, मरकरिक सल्फेट और 75 टेम्परेचर, समझ जाइएगा कि अल्काइन की हाइड्रेशन ही हो रही है, क्योंकि अल्काइन की हाइड्रेशन में दो दो कैटलिस्ट यूज हो रहे होते हैं। क्यों दो दो कैटलिस्ट यूज होते हैं? क्योंकि अल्काइंस अल्कीन से कम रिएक्टिव है। मैं आगे रिएक्टिविटी समझाऊंगा भी सही। अल्काइंस अल्कीन से कम रिएक्टिव है, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, उसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड से काम चलाया था हमने कल। आज इधर दो दो कैटलिस्ट होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी, मर्करिक सल्फेट भी, और टेम्परेचर 75 होगा। अब रिएक्शन गौर से समझना, मार्कोनी एडिशन होती है, मार्कोनी रूल फॉलो होता है। वाटर का नेगेटिव पार्ट होगा OH, वो OH उस कार्बन पे आके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ये लें जो उस कार्बन पे आके जुड़ गया जहां पे हाइड्रोजन कम है। और पॉजिटिव पार्ट H जो है वो उस कार्बन पे आके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और बना हुआ मिलेगा विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। और अब सुने, ये जो विनाइल अल्कोहल होता है ये खुद की करता है रीअरेंजमेंट। क्यों करता है उस पर भी बात करते हैं। ये खुद की करता है रीअरेंजमेंट, और जब ये रीअरेंजमेंट करता है तो एमसीक्यूज में याद रखना, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि नॉन पोलर होता है, लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बन जाए वो स्ट्रांग होता है क्योंकि पोलर होता है, पोलर बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना। तो फिर होता यह है कि और कार्बन प्रेफर करता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, मतलब कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना ले और अपना वीक बॉन्ड कार्बन कार्बन वाला ब्रेक कर दे। कार्बन प्रेफर करता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ पाई बना ले और वीक पाई बॉन्ड कार्बन वाला ब्रेक कर दे, तो ऑक्सीजन अपने ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर ला के नीचे डबल बॉन्ड बनाता है, ये इधर बनता है जी डबल बॉन्ड। ये पाई के इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस नेगेटिव कार पे ये कार्बन पे ये H पॉजिटिव आके जुड़ता है।
इस नेगेटिव कार्बन पे ये ऊपर वाला H पॉजिटिव आके जुड़ता है और ये CH3 बन जाता है, ये CH2 CH3 बन जाता है। इसे इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। इसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर फंक्शनल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर फंक्शनल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल इसे कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, वन फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? अल्कोहल वाला। दूसरा फंक्शनल ग्रुप था डबल बॉन्ड वाला, जिसे ENE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको मैंने विनाइल अल्कोहल बोलते हैं लिखा हुआ दिख रहा है ना, विनाइल अल्कोहल, इसे बोलते हैं इनोल। ENE का मतलब डबल बॉन्ड, OL का मतलब अल्कोहल। और ये जो आपको प्रोडक्ट में बना हुआ दिख रहा है ना, जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन के बाद बने, इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म। इसे कीटो बोलते हैं। कीटो वो चीज होती है जो इनोल के शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से बने। इनोल में शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से जो चीज बनती है उसे कीटो बोलते हैं। कीटो का मतलब कीटोन नहीं लेंगे आप इधर। कीटो जेनेरिक वर्ड है, जेनेरिक वर्ड है। ये तब बोलते हैं जब इनोल से कोई आइसोमर बनता है। अच्छा, इन दोनों को याद रखिएगा, एक दूसरे का टाटोमर्स भी बोलते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का टाटोमर्स भी बोलते हैं। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब सुनो, अब सुनो। बताओ, अगर इधर, बल्कि मैं खुद बोल लेता हूँ, इधर R की जगह अगर CH3 होता, बल्कि इधर R की जगह अगर H होता, इस R की जगह H, तो बताओ इस R की जगह भी क्या होता? H। तब एग्जैक्टली नाम करेक्ट बनता विनाइल अल्कोहल, पूरा नाम तब बनता विनाइल अल्कोहल, अगर इधर R की जगह H होता। फिर इधर R की जगह भी क्या होता? H। तो ये बना हुआ होता एसिटल्डिहाइड। तो इसका मतलब है एसिटल्डिहाइड विनाइल अल्कोहल का टाटोमर होता है। उसके बाद अगर इधर R की जगह होता CH3, तो इधर भी R की जगह होता CH3, इधर भी R की जगह होता CH3, तब इधर बनता एसीटोन। ओके। अगर इधर R की जगह CH3 होता ना, तब इसका नाम बन रहा होता है, आप जो बुक आपको मैंने दी हुई है उसमें इसका नाम लिखा होगा प्रोपीन टू ओल। अगर इधर R की जगह CH3 होता तो आपको मैंने बुक दी हुई है उसमें इसका नाम लिखा हुआ है प्रोपीन टू ओल। और प्रोपीन टू ओल का टाटोमर कौन होता है जी? वो टाटोमर होता है एसीटोन, जो कि कीटोन की फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आया हुआ होगा MCQs में, इसमें नजर रखनी है आपने। अच्छा जी, उसके बाद आपने करने हैं जी, हम्म, मोल्टन हो गया। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आपने करनी है जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 जो आपको इधर प्रोड्यूस करके देगा जी, प्रोड्यूस करके देगा। ये अल्कलाइन KMnO4 याद रखिएगा वाटर में मिक्स हुआ हुआ होता है, तो वाटर भी मौजूद होता है, वाटर भी मौजूद होता है। और अल्कलाइन KMnO4 जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन भी बना के देता है, नेसेंट ऑक्सीजन भी बना के देता है। दो नेसेंट ऑक्सीजन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी। अगर इधर अल्काइन की जगह हो इथाइन, अल्काइन की फैमिली का मेंबर कौन हो? इथाइन, तो सुने, जो अल्कलाइन KMnO4 होगा वो अल्कलाइन KMnO4 आपको देगा नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। इस अल्कलाइन KMnO4 का डिल्यूट सोल्यूशन लिया होता है, पानी में से मिक्स किया होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी मौजूद होंगे। अब होगा ये कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? दो। दो मॉलिक्यूल में दो OH तो पहले से मौजूद होंगे। ये ऑक्सीजन भी वाटर के H से आके जुड़ता है, ये ऑक्सीजन भी वाटर के H से आके जुड़ता है, दो नए भी OH बन जाते हैं। इन दोनों ने जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे थे वो वाटर के H से जुड़ते हैं और दो नए OH बन जाते हैं। टोटल OH कितने हो जाएंगे? चार। दो पुराने वाले वाटर के OH, दो नए OH बनेंगे, टोटल OH कितने हो जाएंगे? वो चार। वो चार OH इधर आके जुड़ते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल में। ये लें जी, चार OH आके जुड़ेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल में। बुक जो दी हुई है उसमें इसका नाम लिखा हुआ है इथेन, इथेन 1122 टेट्राओल। ये इथेन है ना, दरमियान में दो कार्बन वाला इथेन, और 1122 टेट्राओल इसका नाम लिखा हुआ है। अब याद रखिएगा, ये जब ऑक्सीडेशन चल रही होती है ना, ये फिलहाल आपको बना हुआ दिख रहा है
टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये क्या है? टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन रुकती नहीं है, ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहती है। ये अल्कोहल कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में। एक का निकलता है OH, दूसरी का निकलता है H, एक का निकलता है OH, दूसरी का निकलता है H। वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं और ये टेट्रा अल्कोहल कन्वर्ट होता है डाई अल्डिहाइड में। ये इस डाई अल्डिहाइड का नाम होता है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल। इसका OH H से जुड़ा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, इसका OH H से जुड़ा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, और कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड डबल डबल में कन्वर्ट। और लास्ट स्टेप होता है जी ऑक्सीडेशन, अभी कंटिन्यू रहती है, और ऑक्सीडेशन में ये जो डाई अल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये डाई अल्डिहाइड कन्वर्ट होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक ऑक्सीजन इस H से जुड़ता है, दूसरा ऑक्सीजन इस H से जुड़ता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्साइल ग्रुप में, ये भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्साइल। ये दो कार्बोक्साइल ग्रुप बने हुए होते हैं, ये दो कार्बोक्साइल, जिनको बन करके अक्सर MCQs में यूं भी लिखा हुआ होता है, इन दोनों कार्बोक्साइल को बन करके X से भी लिखा होता है। हो सकता है ये ओपन करके ऐसे भी लिखे हुए दिखाई दे जाएं। MCQs में डिफरेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स की ओपन करके क्लोज करके लिखी हुई होती हैं। तो ये जो बना ये ऑक्जेलिक एसिड है। अब एक की याद रखो, की याद रखो, मैंने कहा था कि अगर अल्केन्स हो, आपको कहा था मैंने, अगर अल्केन्स हो, लोअर अल्केन्स, तो उनकी ऑक्सीडेशन करवाओ, पहले वो कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल्स में। अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट होते हैं अल्डिहाइड्स में। अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन से हमेशा कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये अल्केन या लोअर अल्केन जो होते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उस पे ये की अप्लाई हो रही होती है। लोअर अल्केन ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक। लेकिन अगर हो अल्काइंस, अल्काइंस की जब ऑक्सीडेशन करवाओ तो सिर्फ अल्कोहल नहीं, टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्कोहल, सिर्फ अल्डिहाइड नहीं, डाई अल्डिहाइड, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। की यही चल रही होती है, लेकिन टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाई अल्डिहाइड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो ग्लाइऑक्सल होता है, याद रखना है, ये डाई अल्डिहाइड की फैमिली से बिलोंग करता है, इसे बायफॉर्माइल भी बोलते हैं, क्योंकि दो फॉर्माइल ग्रुप, दो अल्डिहाइड के ग्रुप जुड़े हुए हैं, बायफॉर्माइल भी इसे बोलते हैं, फॉर्माइल अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं। ये थी जी रिएक्शंस अल्काइन के, जो आपने रिएक्शन सिलेबस में तैयार करने हैं। ओके, पहला जनरल रिएक्शन सही तरीके से करना, और फिर इन जनरल में जो आर के खेल खेले जाते हैं जी, आर की जगह चेंज, आर की जगह CH3 लिख दो तो क्या बनेगा, आर की जगह H लिख दो तो क्या बनेगा, तो वो फिर खेल खेलने आने चाहिए MCQs में। उसके अलावा लास्ट टॉपिक जो अल्काइन का सिलेबस में है जी, वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। लास्ट टॉपिक जो अल्काइन का है, बाकी बुक्स है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी मेरी बुक से रीड कर लेना, डायरेक्टली इनवर्सली के रिलेशन लिखे हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज को रीड कर लेना। यूजेस भी इथाइन के लिखे हुए दिखेंगे, उनको भी रीड कर लेना। सिलेबस में बेसिक वो कभी नहीं कहता यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज करें, लेकिन है वो ऐसा बंदा कि वो इनके ऊपर ना कहीं स्टेटमेंट में यूजेस वाली चीजें यूज करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं MCQs में वो यूज करता रहता है, तो वो कंसेप्ट फिर क्लियर रहते हैं। और लास्ट टॉपिक अल्काइन का है जी एसिडिक नेचर। तो सुनो जी, एसिडिक नेचर, ये रहा आपके पास कोई टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन उसे बोलते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एंड वाली कार्बन पे हो, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ हो, एंड वाली कार्बन पे, वो टर्मिनल अल्काइन होता है। अब अल्काइन में याद रखें, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चल रही होगी, इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp में जो s करेक्टर होता है, वो s करेक्टर होता है जी मैक्सिमम, 50%। मैक्सिमम इसलिए बोला क्योंकि तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपने पढ़े, sp3 sp2 sp,
और इन तीनों में sp में मैक्सिमम s करेक्टर होता है S50। अब याद रखना, जहाँ पे s करेक्टर ज्यादा हो वहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। मैंने पहले भी ये पढ़ाते हुए आपको बात बताई थी, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्च करके देखो तो तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। अल्काइंस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो अट्रैक्शन फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो अट्रैक्शन फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होती है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो तो पोलैरिटी भी ज्यादा होती है। अगर कहीं पे पोलैरिटी हो तो याद रखें, पोलैरिटी जहाँ पे मौजूद होती है वहां पे बॉन्ड की हेट्रोलेटिक फिशन होती है। हेट्रोलेटिक क्लेवेज या फिशन होती है। मतलब कि जब बॉन्ड टूटता है तो कैटाइंस और एनाइंस बनते हैं। हेट्रोलेटिक में जब भी बॉन्ड टूटेगा ना, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमेशा कैटाइंस और एनाइंस बनेंगे। लेकिन होमोलेटिक फिशन जब होती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अच्छा, अब सुनो जी, इस कार्बन के इस कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे जिसमें s करेक्टर ज्यादा था, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इधर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींच के चले जाएंगे कार्बन की तरफ। कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और जब ये बॉन्ड फिर टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलेटिक फिशन के थ्रू और हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में डोनेट होगा। हाइड्रोजन डोनेट एस H पॉजिटिव। तो लॉजिक क्या समझ आई, जहन में याद रखना। सर ने बोला था कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इधर जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है, उसमें s करेक्टर ज्यादा था जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। कार्बन ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से दरमियान का बॉन्ड पोलर हो गया। और पोलर बॉन्ड की सर ने कहा था हमेशा हेट्रोलेटिक क्लेवेज होती है, जिसके नतीजे में H पॉजिटिव जो होता है वो कैटाइन की सूरत में निकल रहा होता है। और जब भी हाइड्रोजन कैटाइन की सूरत में डोनेट हो तो समझ जाएं कौन सी नेचर शो हुई है, एसिडिक नेचर। अल्केन की बात करें ना, अल्केन का हाइड्रोजन निकलता है होमोलेटिक फिशन में फ्री रेडिकल की फॉर्म में, कैटाइन की फॉर्म में नहीं निकलता। होमोलेटिक फिशन होती है, रेडिकल की फॉर्म में निकलता है, इसलिए वो एसिडिक नेचर शो नहीं करते, वो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। उधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा जी, अब सुनो, अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, तो याद रखना सबसे ज्यादा एसिडिक जो होते हैं वो अल्काइंस होते हैं। अल्काइंस में भी टर्मिनल अल्काइंस की बात होगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आखिरी कार्बन पे हो और आखिरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हो। क्योंकि कार्बन अगर दरमियान में आ जाए ना, कार्बन दरमियान में, तो उसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता, वो नॉन टर्मिनल अल्काइंस होता है। नॉन टर्मिनल अल्काइंस में जब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन दरमियान में आता है ना, तो दरमियान में वाले कार्बन पे फिर उसका हाइड्रोजन नहीं होता। हाइड्रोजन नहीं होगा तो एसिडिक नेचर भी शो नहीं करेगा। तो टर्मिनल अल्काइन की याद रखना, एसिडिक नेचर ज्यादा होती है अल्कीन से, और अल्कीन की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है अल्केन से। अल्केन की एसिडिक नेचर तो ना होने के बराबर होती है ना। अल्काइन की बहुत ज्यादा होती है, अल्कीन की थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो सिलेबस में कहीं डिस्कस नहीं होती, इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि अल्कीन की भी होगी, लेकिन ऑर्डर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज अगर मैं एक लिखूं तो इस तरीके से एमसीक्यूज आ रहा होगा कि लेट से विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो एसिडिक नेचर। इनमें से कौन एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा? विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो एसिडिक नेचर। और लेट से ऑप्शन लिखा हुआ आया जी, 2 3, सॉरी, हम्म, पहला ऑप्शन है जी आपके पास 2 ब्यूटाइन। पहला ऑप्शन है जी आपके पास 2 ब्यूटाइन। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास जी 3 पेंटाइन। तीसरा ऑप्शन है जी आपके पास 1 क्लोरो 1 क्लोरो ब्यूटाइन।
और डेल्टा ऑप्शन है डज नॉट नहीं, बल्कि आप कहेंगे विच ऑफ फॉलोइंग शो एसिडिक नेचर। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास, लास्ट ऑप्शन है आपके पास 1 ब्यूटाइन। विच ऑफ फॉलोइंग शो एसिडिक नेचर, कौन एसिडिक नेचर शो कर पा रहा होगा। तो सुनो, ये जो मैंने सारे ऑप्शंस लिखे हैं, अगर इन तमाम ऑप्शंस के मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दूं तो 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। और आप जब गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा 2 ब्यूटाइन तो नॉन टर्मिनल अल्काइन है। नॉन टर्मिनल का मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन दरमियान में, और ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है सिरे से, तो ये तो एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है। नॉन टर्मिनल अल्काइन कभी भी एसिडिक नेचर शो नहीं करता। 3 पेंटाइन का स्ट्रक्चर लिखूं, बल्कि 3 आयुपैक नेम ही गलत होगा, 2 पेंटाइन बनेगा। 2 पेंटाइन का आयुपैक स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं तो 2 पेंटाइन का भी देखें, ये भी नॉन टर्मिनल अल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन दरमियान में मौजूद होगी, और दरमियान में मौजूद होगी तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगी, और वो भी एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। 1 क्लोरोब्यूटाइन अगर लिखूं, तो 1 क्लोरोब्यूटाइन ये होगा 1 क्लोरोब्यूटाइन। हालांकि ये है टर्मिनल अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड आखिरी वाली कार्बन पे ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो आखिरी वाली कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसका हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास स्टिल हाइड्रोजन नहीं है, ट्रिपल वाली कार्बन के पास स्टिल हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर बात ये समझ आई कि जो लास्ट में मैंने 1 ब्यूटाइन लिखा है, बात फिर ये समझ आती है कि ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन आखिर पे भी होनी चाहिए, टर्मिनल भी हो, आखिर पे भी हो, और उसके पास हाइड्रोजन भी जरूर होना चाहिए, तभी एसिडिक नेचर शो होती है, वरना एसिडिक नेचर शो नहीं होती। ऊपर वाले तीनों केसेस में एसिडिक नेचर नहीं शो होगी। तो एसिडिक नेचर कौन शो कर पा रहा होगा, डेल्टा ऑप्शन एसिडिक नेचर शो कर पा रहा होगा। सेंस, ये उम्मीद है समझ आई होगी, पता लगी होगी कि ट्रिपल बॉन्ड आखिरी कार्बन पे हो, उसके पास हाइड्रोजन भी हो, तभी एसिडिक नेचर शो होगी, वरना नहीं होगी। अब सुनो जी, उसके बाद, हाँ टेस्ट, एमसीक्यूज में आपने इसके करने हैं जी टेस्ट। अब अगर मैंने कहा है कि ये एसिड्स होते हैं, अगर ये एसिड होते हैं, तो एक तो याद रखना, सोडियम अमाइड से अगर इसका रिएक्शन करवाओ ना लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में, तो सोडियम मेटल जो मैंने आपको पढ़ाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो हाइड्रोजन से ऊपर पढ़ाई थी। सोडियम मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर पढ़ाई थी। तो इसका मतलब है सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल लो है, और ये सोडियम एसिड में से किसको रिप्लेस करेगी, एच को रिप्लेस करेगी, और एच को रिप्लेस करके इधर बनेगा सॉल्ट, सोडियम अल्कलाइड सॉल्ट बनेगा। और इस सॉल्ट में इधर याद रखना कार्बन और सोडियम के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होगा। हालांकि इधर कार्बन हाइड्रोजन में पोलर कोवलेंट बॉन्ड था, कार्बन हाइड्रोजन में पोलर कोवलेंट बॉन्ड था, लेकिन जो सॉल्ट बना है उसमें कार्बन सोडियम में आयोनिक बॉन्ड है। सॉल्ट आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा ये जुड़ेगा इस अमाइन ग्रुप से, और अमाइन से जुड़ के इधर अमोनिया गैस रिलीज करेगा। तो अमोनिया गैस अगर रिलीज हो रही है तो समझ जाइएगा कि टर्मिनल अल्काइन मौजूद था, तभी अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, ये एक चीज हो गई जो जिसको आप यूज कर सकते हैं एसिडिक नेचर चेक करने के लिए टर्मिनल अल्काइंस की। फिर फिर ये रहा टर्मिनल अल्काइन, आप इसमें पुट कर दें सोडियम मेटल। एक सोडियम एक हाइड्रोजन निकालेगी, दूसरा सोडियम दूसरा प्रोटॉन निकालेगी, और इधर बनेगा डाई सोडियम एसिटलाइड, इधर बनेगा डाई सोडियम एसिटलाइड, ये भी सॉल्ट बना है। और जब ये दो सोडियम दो हाइड्रोजन निकालेंगे, वो दो हाइड्रोजन कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अगर प्योर मेटल्स लो तो वो प्योर मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। और अब जो मैं टेस्ट लिखने लगा हूं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। अब जो टेस्ट लिखने लगा हूं इन पे एमसीक्यू ज्यादा होंगे। सुने जी, ये आपने लिया टर्मिनल अल्काइन, ये भी आपने लिया टर्मिनल अल्काइन, इसमें आपने पुट किया जी सिल्वर नाइट्रेट, इसमें सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें आपने पुट किया क्यूप्रियस क्लोराइड। और अब गौर से बात सुनना और समझना, सिल्वर मेटल और कॉपर मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे पढ़ाई थी मैंने आपको।
अगर हाइड्रोजन से नीचे पढ़ाई तो सिल्वर और कॉपर तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते और हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकते। तो इस वजह से हम इधर पुट करते हैं एक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इधर भी बेस हम पुट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बुक में मैंने इसका नाम लिखा है, वो नाम गौर से देखना, इसे बोलते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एमसीक्यूज में याद रखना, लिखा हुआ आएगा अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और इसे बोलते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रियस क्लोराइड, बुक में नाम लिखे हुए हैं। तो टर्मिनल अल्काइंस के टेस्ट होते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रियस क्लोराइड, और रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि ये बेस के जो दो OH होते हैं, ये इधर का हाइड्रोजन निकलवाते हैं, क्योंकि सिल्वर मेटल तो नहीं निकलवा सकती क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, हालांकि सोडियम निकलवा सकती थी। तो ये दो OH दो हाइड्रोजन निकालेंगे और इधर दो बनेंगे वाटर। अच्छा, फिर दो अमोनियम आइन होंगे, वो दो अमोनियम आइन इन दो सिल्वर से नाइट्रेट से जुड़ेंगे, और दो नाइट्रेट से जुड़ के बनाएंगे दो अमोनियम नाइट्रेट। ये हैं बाय प्रोडक्ट जिनसे कोई लेना देना नहीं, दो OH दो हाइड्रोजन से, दो अमोनियम दो नाइट्रेट से। जब हाइड्रोजन निकल चुके होंगे बेस की वजह से, अब सिल्वर आके जुड़ सकती हैं। तो याद रखना, सिल्वर ने खुद नहीं निकलवाया, सिल्वर तो तब आके जुड़ा जब हाइड्रोजन जा चुकी थी बेस की वजह से। अब सिल्वर आके जुड़ेगा और सॉल्ट बना हुआ मिलेगा डाई सिल्वर एसिटलाइट। सिल्वर कहीं पे भी हो ना, याद रखना व्हाइट कलर यूज होता है, व्हाइट या सिल्वर कलर लिखा हुआ होता है, सिल्वर कहीं पे भी हो ना किसी भी चैप्टर में, सिल्वर की वजह से याद रखना सिल्वरी कलर या व्हाइट कलर लिखा होता है। अब ये जो डाई सिल्वर एसिटलाइट है, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो टेस्ट कैसे होगा, वो एग्जामिनर आपको देगा कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी हाइड्रोकार्बन, कहेगा जाओ पता लगाओ ये हाइड्रोकार्बन अल्काइन है और आया कि टर्मिनल अल्काइन है कि नहीं। तो आप उस हाइड्रोकार्बन में डालना अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो टर्मिनल अल्काइन होगा, एसिडिक नेचर शो होगी, और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ना बने तो समझ जाइएगा वो नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा और एसिडिक नेचर शो नहीं होगी। यही जो सेम काम है वो इधर करो, दो OH दो H से जुड़ेंगे और बनेंगे दो वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर दो अमोनियम इनकी दो क्लोरीन से जुड़ेंगी और दो बनेंगे अमोनियम क्लोराइड। ये थे बाय प्रोडक्ट जिनसे कोई लेना देना नहीं है। जब बेस हाइड्रोजन निकाल चुके होंगे, अब आके जुड़ेंगे क्यूप्रियस मेटल्स के आइंस। क्यूप्रियस वो होते हैं जिन कॉपर के ऊपर +1 चार्ज हो ना, उसे क्यूप्रियस बोलते हैं। जिस कॉपर के ऊपर +1 चार्ज हो उसे क्यूप्रियस, जिस कॉपर पे +2 उसे क्यूप्रिक बोलते हैं। ये क्यूप्रियस था, ये बना है डाई क्यूप्रियस एसिटलाइट, और इसके ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होते हैं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो अगर ये प्रेसिपिटेट बन रहे हो तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। एमसीक्यूज में सुनो क्या क्या पूछेगा, वो पूछेगा बताओ जी टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट करवाना है, नीचे ऑप्शन में लिखा होगा अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रियस क्लोराइड भी, सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया और डेल्टा, ऑल ऑफ दिस, तो कहना ऑल ऑफ दिस ये सारे टेस्ट के तौर पे यूज हो सकते हैं। फिर वो कहेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट कब बनेंगे, सॉल्ट के व्हाइट प्रेसिपिटेट कब बनेंगे, जब वो नीचे बबल फिल करना है जब अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हो। ब्रिक रेड तब बनेंगे जब अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रियस क्लोराइड हो। तो ये टेस्ट आपको याद रहने चाहिए, यूज होते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों के जहन में होता है कि अल्कीन और अल्काइन सिर्फ एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन। टीचर्स अक्सर पढ़ाते हुए मिस कर जाते हैं बात, टीचर कहते हैं जी ये इनमें चूंकि सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो कर सकते। लेकिन याद रखना अल्काइंस के बारे में, किसके बारे में, अल्काइंस, अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और ये मैंने जो इस वक्त रिएक्शन पढ़ाए हैं ये अल्काइंस के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सारे। सब में गौर करो, एक सोडियम इलेक्ट्रोफाइल है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एमसीक्यूज में ख्याल करना कि अल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं, एडिशन रिएक्शन भी देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं, हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन भी देते हैं, पॉलीमराइजेशन की भी रिएक्शन देते हैं। इसके भी पॉलीमर्स बनते हैं, वो सिलेबस में नहीं है वरना इसके भी पॉलीमर्स बनते हैं, सिलेबस में उसने लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो अपनी बुक आपको दी हुई है उस बुक में मैंने लिखे हुए इसके पॉलीमर्स, हो सके तो एक नज़र देख लेना।
कहीं एग्जामिनर का सर घूमे, कहीं डाल ही ना दे वो एमसीक्यूज में। अच्छा, उसके बाद याद रखना है जी आपने कि अगर आपके पास हो अल्कीन और अल्कीन के अगेंस्ट हो अल्काइन, तो किन किन इनके पेरीमीटर्स पे नजर रखनी चाहिए आपको। सबसे पहले अगर हम बताएं जी पाई बॉन्ड्स, तो अल्कीन में एक पाई बॉन्ड और अल्काइन में दो। कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं, बिटवीन कार्बन कार्बन। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, सिग्मा और पाई दोनों, तो गौर से देखें अल्कीन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, अल्काइन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। बॉन्ड्स का मतलब होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर इधर कार्बन कार्बन में बॉन्ड कम है तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। अगर इधर कार्बन कार्बन में बॉन्ड ज्यादा है तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। अच्छा, जहां पे फोर्सेस, अच्छा फिर उसके बाद बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो जहां पे कार्बन कार्बन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो वहां पे कार्बन कार्बन करीब आ जाएंगे, तो इसका मतलब है अल्काइन जो होते हैं, अल्काइन जो अल्काइन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन काफी करीब आए हुए होते हैं, क्योंकि दरमियान में बॉन्ड ज्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। और इधर कार्बन कार्बन में बॉन्ड कम है, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो कार्बन कार्बन इतने करीब नहीं हुए होंगे, बॉन्ड लेंथ इधर ज्यादा होगी। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब अब अगर इधर बॉन्ड्स ज्यादा थे, बॉन्ड ज्यादा थे, तो बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगी। अल्काइन अल्काइन में बॉन्ड ज्यादा थे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा ज्यादा होगी। अल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कम थे तो उनकी स्ट्रेंथ भी तो कम होगी। फिर अगर बात करें बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें, तो अगर इधर बॉन्ड्स ज्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी भी तो ज्यादा होगी। और इधर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। और जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो रिएक्टिविटी के इन्वर्सली होती है। बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी के क्या होती है, इन्वर्सली। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी इसकी कम होगी, और अगर इधर बॉन्ड एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। ये वो पैरीमीटर्स हैं एमसीक्यूज में जिन पे आपकी नजर रहनी चाहिए। मैं बस एक दफा इसी का बस रिपीट करूंगा, अल्काइन का। अल्काइन में पाई बॉन्ड ज्यादा थे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड भी कार्बन कार्बन में ज्यादा थे, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन आ गए करीब, कार्बन कार्बन करीब आ गए तो फोर्स बॉन्ड लेंथ होगी कम। अच्छा, कार्बन कार्बन अगर करीब आ जाए तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाए वहां पे रिएक्टिविटी कम। तो समझ ये आया कि अल्कीन लेस रिएक्टिव है, अल्काइंस लेस रिएक्टिव है, अल्कीन मोर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। ये दोनों का कंपैरिजन आ गया। और एक और कंपैरिजन मैं बताने लगा हूं, याद रखना अल्केन्स हमेशा कम रिएक्टिव ही होते हैं, क्योंकि उनमें सारे ही सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। सारी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो जाहिर है तोड़ना मुश्किल होगा, तो अल्केन में तो सारी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना। इधर अलबत्ता इसमें भी पाई बॉन्ड मौजूद था, इसमें भी पाई बॉन्ड मौजूद था, तो जिनमें दोनों में पाई बॉन्ड मौजूद थे उनका मैंने कंपैरिजन कर दिया, इन दोनों में पाई बॉन्ड मौजूद हैं तो इनमें मैंने कंपैरिजन करके बता दिया कि अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है अल्काइन से। और अल्केन में तो सारी सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो अल्केन तो हमेशा लीस्ट रिएक्टिव ही होते हैं। और इधर दरमियान में रिएक्टिविटी होती है बेंजीन की, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेंजीन जो है अल्कीन और अल्काइन से लेस रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन में डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होते हैं जो कॉन्जुगेशन की वजह से बनते हैं।
और डीलोकलाइज पाई बॉन्ड जो होते हैं वो मोर स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के ज्यादातर लोकलाइज पाई बॉन्ड पढ़ाए जा रहे होते हैं, ज्यादातर बात कर रहा हूँ। तो अल्केन सबसे रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव क्यों? क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड मिट्टी पाउस लीस्ट रिएक्टिव। अब इन तीनों में थे पाई बॉन्ड्स, तो इन दोनों के पाई बॉन्ड का जब मैंने कंपैरिजन किया तो समझा दिया अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव अल्काइन कम रिएक्टिव। फिर बेंजीन इन दोनों से ही कम रिएक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि उसके डिलोकलाइज पाई बॉन्ड होते हैं जो कि ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आसानी से नहीं टूटते। तो बेंजीन अल्कीन और अल्काइन दोनों से कम रिएक्टिव होता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एमसीक्यूज में याद रखना, ठीक है, इस पे पूछा जाएगा। और ये टॉपिक जी हो गया खत्म। ओह यार शिट, एक और बात याद रखना, अगर आपका सामना हो जाए कहीं पे एमसीक्यूज में इस तरह के कंपाउंड से, और वो क्या नाम लिखो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, और कहीं पे सामना हो जाए आपका इस तरह के बॉन्ड से, इस तरह के मालिक्यूल से सामना हो जाए, दूसरा जो मालिक्यूल लिख रहा हूँ, तो इनके नाम नाम सुन लो कैसे, ऐसे ऐसे कंपाउंड के नाम लिखते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए हुए हैं। सुने इनके नाम कैसे लिखेंगे। अगर दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड का डिस्टेंस सेम हो, इधर देखो ट्रिपल बॉन्ड भी पहली कार्बन से शुरू हुआ है, इधर डबल बॉन्ड भी पहली कार्बन से शुरू हुआ है, ट्रिपल पहली से डबल पहली से। अगर दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल का डिस्टेंस सेम हो तो याद रखना ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की होती है। क्योंकि फैमिलीज देखे ना, पहले अल्केन आता है फिर अल्कीन आता है फिर अल्काइन, मतलब अल्कीन पहले अल्काइन बाद में है, तो अल्कीन की प्रेफरेंस ज्यादा होगी। अल्कीन की प्रेफरेंस तब ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की तब प्रेफरेंस ज्यादा होगी जब दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल का डिस्टेंस सेम हो। तो डबल बॉन्ड से आपने नंबरिंग देना शुरू करनी है, डबल बॉन्ड से। लेकिन अगर दोनों तरफ से लेकिन अगर दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल का डिस्टेंस सेम ना बन रहा हो, जैसे इस दूसरे मॉलिक्यूल में देखें, इधर से डबल बॉन्ड बन रहा है दूसरी कार्बन पे, लेकिन इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहली कार्बन से ही शुरू हो रहा है। तो अगर दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल का डिस्टेंस सेम ना बन रहा हो, इधर डबल बॉन्ड दूसरी से आ रहा है, इधर ट्रिपल बॉन्ड पहले से ही आ रहा है, तो याद रखना नंबरिंग वहां से देते हैं जहां से कोई भी बॉन्ड करीब हो, या डबल बॉन्ड करीब हो या ट्रिपल, नंबरिंग वहां से दे देते हैं जहां से कोई भी बॉन्ड करीब हो, या डबल बॉन्ड करीब हो या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। तो फर्क सुन लें और याद रखें। अगर तो दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल का डिस्टेंस सेम हो तो नंबरिंग देते हैं डबल की तरफ से। अगर दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल का डिस्टेंस सेम ना हो तो नंबरिंग वहां से देते हैं जहां से कोई भी एक बॉन्ड करीब पड़ रहा हो, बेसिक डबल वाला करीब पड़ रहा हो, बेसिक ट्रिपल वाला करीब पड़ रहा हो। तो इस तरफ से ट्रिपल वाला करीब पड़ रहा था तो इधर से नंबरिंग दे दी, इधर से नंबरिंग नहीं दी क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड दूर पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ेगा, इधर से देखो ना राइट से दूर की तरफ है, दूसरी कार्बन पे आएगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड पहली कार्बन पे आ जाता है। अब जब नाम लिखेंगे तो नाम ऐसे लिखेंगे, बताओ, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन के लिए लफ्ज होता है पेंट। इधर छह कार्बन, छह कार्बन के लिए लफ्ज होता है हेक्स। अच्छा, ये मैंने पेरेंट का नाम लिख दिया, पेंट और हेक्स। पेरेंट के नाम के साथ हमेशा ही डबल का नाम जोड़ना है, ई एन, ई एन। डबल बॉन्ड इधर कौन सी कार्बन पे था? वन, तो ये वन पेंटीन। इधर डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन से शुरू हो रहा है? चौथी से, ये फोर हेक्सीन। पेरेंट के साथ हमेशा डबल का नाम जोड़ते हैं, पेरेंट के साथ हमेशा डबल का नाम जोड़ते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड इधर कौन सी कार्बन पे आया? चौथी पे, तो फोर आइन। इधर ट्रिपल बॉन्ड कौन सी कार्बन पे आया है? पहली, पहली पे, तो इधर लिखेंगे जी आपके, इधर लिखेंगे आप फोर आइन। तो ये आपके पास बनेगा जी फोर हेक्सीन, और ट्रिपल बॉन्ड पहली पे है, सॉरी, वन आइन, और ये बनेगा वन पेंटीन फोर आइन, और ब्रांच हमेशा शुरू में लिखेंगे, ब्रांच आएगा जी थ्री मिथाइल, और इधर ब्रांच आएगी थ्री मिथाइल, इधर भी ब्रांच आएगी थ्री मिथाइल।
तो इन दोनों ऐसे कंपाउंड्स को नाम देना आना चाहिए। और ई एन ई का ई हटा दिया मैंने, डबल बॉन्ड का ई एन ई का ई हटा दिया। अगर याद रखना डबल और ट्रिपल एक साथ लिखना पड़े ना, तो ई एन ई का ई हटा देते हैं। तो बड़ी सिंपल लॉजिक कि सर ने कहा था अगर दोनों तरफ से डबल ट्रिपल का डिस्टेंस सेम हो तो डबल को प्रेफर करना, वहां से नंबरिंग देना। दोनों तरफ से डबल ट्रिपल का डिस्टेंस सेम ना हो तो वहां से नंबरिंग देना, जहां से कोई भी करीब हो, बेशक डबल या ट्रिपल। और पेरेंट के नाम के साथ हमेशा डबल को जोड़ना है, पेरेंट के नाम के साथ हमेशा डबल को जोड़ना है। और डबल की पोजीशन बताई फोर्थ कार्बन, डबल की पोजीशन बताई फर्स्ट कार्बन। और फिर उसके बाद ट्रिपल लिखना है, ट्रिपल की पोजीशन इधर 4 कार्बन से शुरू हुआ है, इधर ट्रिपल पहली कार्बन से शुरू हुआ है, और शुरू में नाम हमेशा लिखना है ब्रांच का। और ये काम हो गया जी, अल्काइन यहाँ पे हो जाता है जी खत्म। चलो बस यहाँ तक कर लेना आप लोग, अल्काइन तक कर लेना है तैयार।